सभी क्रांतिकारी साथियों को नमस्ते। जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं, और बाकी सबको भी मेरी प्रणाम। देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत से लोगों की समझ से बाहर की चीज़ है, और ये उनको उसी तरीके से लेते हैं जैसे पहले के इनके अनुमान रहे हैं, जैसे पहले इनके आदेश रहे हैं, और उस हिसाब से अफवाहें फैली थी। जैसे आपको याद हो, एक बार इन लोगों ने एक वो किया था प्रोपेगेंडा, जिसमें ये कहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी तरह से फिर एक इन्हीं के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, इन्हीं के लोगों ने, जो ये बड़े एलिट्स हैं, जो इंटरनेशनल एलिट्स हैं, इन्होंने ही फिर एक फरमान जारी किया कि 2015 तक आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी और ये पूरी सब कुछ तबाह हो जाएगा। और फिर अब ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बनाना है पूरी धरती के लिए। तो जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। WHO को कौन कंट्रोल कर रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी आप ये मान कर चलिए कि अगर कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आता है और कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आता है, तो समझिए ये वही लोग हैं जो उस दौर में हरित क्रांति लेकर के आए थे, जिनकी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स की वजह से हम लोगों को कैंसर होना शुरू हुआ, बीपी होना शुरू हुआ, और ये सारी क्रॉनिकल डिजीजेस होनी शुरू करी, जिनसे लोगों ने मरना शुरू किया। लेकिन क्योंकि लोग मर भी रहे थे, तो साथ में वो अपने और बच्चों को भी पैदा करना उन्होंने शुरू किया। आपको याद हो, बड़े अरसे पहले जब अपने पिताजी की टाइम की जब मैं बात करूं, जब वो लोग जवान हुआ करते होंगे, उस टाइम पे चाइल्ड बर्थ भी बहुत होते थे, और चाइल्ड बर्थ के साथ साथ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो डेथ होती थी वो भी बहुत होती थी, तो बच्चों के अंदर। और बाद में ये सब चीज़ें कंट्रोल होने लगी। तो वो खान पान की वजह से था, या वो एलोपैथिक दवाइयों की वजह से था, या वो हाइजीन की वजह से था। जब इसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो हमें मिलेगा कि यार, चाहे प्लेग हो, स्मॉल पॉक्स हो, चाहे इससे पहले स्वाइन फ्लू हो, एड्स हो, या इस तरह की बीमारियां हो, ये बिल गेट्स जैसे लोगों ने पहले से ही प्रोडिक्ट कैसे कर लिया था इन बीमारियों के बारे में? भाई आप गौर फरमाइए कि अभी इस वक्त बिल गेट्स का एक बयान चर्चित हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे भी लिखा था, अपने पेज पे, कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जो कभी मेडिकल कॉलेज में नहीं गया, सबसे बड़े किसान जो कभी खेत में नहीं गया। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे बड़ा डॉक्टर? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग बिल गेट्स दे रहा है, रॉकफेलर फैमिली दे रही है। रॉकफेलर फैमिली का तो चलो बिग फार्मा है, वो तो सारी दवाई कंपनियों के मालिक हैं पूरी दुनिया के, चाहे रैनबैक्सी हो, चाहे सिप्ला हो, चाहे मैनकाइंड हो। ये जो दवाइयाँ बना रही है, ये वही कंपनी बना रही है जो हमारे लिए पेस्टिसाइड बना रही है। और अभी NFL के एक मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी वाइफ की फ्रेंड है एक NFL के अंदर, वो बता रही थी कि ये जो DAP की जो किल्लत दिखाई जा रही है, ये किल्लत है नहीं, ये जानबूझ के किल्लत दिखाई जा रही है, और किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि आप लोग ये पेस्टिसाइड खरीदिए साथ में। और वो पेस्टिसाइड इतने खतरनाक हैं कि जमीन के बाकी के जो जीव जंतु हैं, चाहे सांप हैं, चाहे चूहे हैं, चाहे बाकी हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो असल में हमारी जमीन को बचा के रखते हैं, जो असल में उसकी नेचुरल, जो उसकी कुदरती जो शक्ति को बचा के रखते हैं, उन सारे के सारे एनिमल्स को, उन सारे जीव जंतुओं को मतलब मारने के लिए वो ऐसे पेस्टिसाइड बना रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े मतलब राक्षस हैं एक तरह से, जो जीव हत्या लगातार करते आ रहे हैं। तो मैं जो बात बता रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं इसलिए कहता हूं कि चाहे पोलियो की दवाई हो, चाहे इससे पहले सारी दुनिया के अंदर जो अलग अलग, खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जितने भी
मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स चले वो सारे के सारे बिल गेट्स की कंपनियों ने, बिल गेट्स की एनजीओज ने ही चलाए। तो मैं इसे इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बोल रहा हूँ। और अकेले बिल गेट्स के पास ये बिल गेट्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, एग्रीकल्चर लैंड का सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लैंड का ऑनर है। 3.25 लाख एकड़ ज़मीन अकेले बिल गेट्स के पास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3.25 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अगर एक बंदे के पास होगी तो वो सबसे बड़ा किसान ही हुआ। आज तक कभी खेत में नहीं गया, उसके लिए खेती करते हैं हमारे किसानों के बच्चे जो यहाँ से किसी रोज़गार की तलाश में अमेरिका जाते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को खेती करते हुए देखा है तो वो उनसे करवाता है अपनी खेती, और बड़े खुश होते हैं कि वहाँ सब कुछ मशीनों से होता है। तो एनी हाउ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। उसने अभी अभी एक सबसे बड़े डॉक्टर ने एक प्रोडिक्शन किया है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो आने वाले वक्त में एक इनएविटेबल पेंडेमिक लेकर के आएगी। साथ ही साथ उसने ये इंस्ट्रक्शन दी है WHO को, और अब इधर से वो अपनी ICMR में भी आ गई है कि जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बीमारियों को एपिडेमिक की कैटेगरी में डाल दिया जाए। क्योंकि अगर देश में पेंडेमिक के हालात रहते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, UAPA लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगी हुई है तो पेंडेमिक एक्ट लागू किया हुआ है। ये कानून पहले बनते हैं, जब पेंडेमिक बाद में लानी होती है इनको कानून पहले बनते हैं, और उस कानून के अंदर संविधान सरकार को वो ताकतें दे देता है जिससे सरकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचल के रख देती है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर से संविधानों का खात्मा है, लोकतंत्र का खात्मा है, और मैनकाइंड को कंट्रोल करने की साजिश है। अब मैनकाइंड को कंट्रोल करने के लिए उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। मतलब आप नौकरी करते हैं तो वो भी खत्म करनी पड़ेगी, जहां नौकरी कर रहे हो वो धंधा भी खत्म करना पड़ेगा, अगर कोई दुकानदारी कर रहा है तो वो भी खत्म करनी पड़ेगी, आपके पास अपना पैसा है तो वो भी खत्म करके इनके पास जमा होना चाहिए, आपके पास जमीन है तो वो भी इनके पास होनी चाहिए, आप अगर खुद से खा कमा सकते हैं तो वो भी इनके पास होनी चाहिए, अगर समाज में एकता है, संगठन है, तो वो सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने लिए कानून भी बना लेंगे और रह लेंगे, वो भी इनके पास होनी चाहिए। मतलब आपकी एकता इनके हाथ में हो कि कब आपको घर से बाहर निकलना है, कब आपको दूसरे लोगों से कितनी दूर खड़ा होना है, आपने बात करनी है कि नहीं करनी है, धारा 144 लगानी है कि नहीं लगानी है, और कहाँ कितने लोग खड़े हो सकते हैं वो ये बताएंगे। मतलब अभी अभी बड़े खुश हो रहे हैं हम लोग कि 20 नवंबर को मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान में हम लोगों को वॉक फॉर फ्रीडम, प्रोटेस्ट फॉर फ्रीडम की एक परमिशन मिल गई है कि हम लोग इस मैंडेटरी टीका लगाने के खिलाफत में हम खड़े होकर इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों को 1000 लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन मिली है। नरेंद्र मोदी साहब 3 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल रैलियां कर रहा है पंजाब में हजारों लोगों की। नरेंद्र मोदी अभी आगे करने वाले हैं। अभी केदारनाथ में भी आपने खेल देखा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी के अंदर भी आप लाखों लोगों को इकट्ठे होते देख रहे हो। लाखों लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस फर्जी महामारी के खिलाफ हमें सिर्फ 1000 लोगों को गैदर करने की परमिशन इन्होंने दी है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा लोग होंगे तो आपको आपके ऊपर कोई एक्ट लगा दिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए, मैं जो बता रहा था कि आपका पैसा भी इनके कंट्रोल में, आपकी ज़मीन भी इनके कंट्रोल में, आपका खाना कंट्रोल करने के लिए किसान आंदोलन चल ही रहा है। और आखिर में अगर आपको समझ आ जाए कि ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा, तो फिर आपका दिमाग भी इनके कंट्रोल में, उसके लिए आपको रोज की रोज ये लगी रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स आपके दिमाग में एंटर कर सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है, ये साबित हो चुका है मेरे दोस्तों। मैं इसीलिए आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागृति फैलाइए।
अरे आपको सरकार का साथ देना है, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि आप सरकार के पक्ष में बोलना चाहते हो, या आप ये कहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, या मैं लोगों को बरगला रहा हूं, या हम लोग जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, या जो हम लोग नरेंद्र मोदी की बातों को झूठ कहते हैं, मान लीजिए आप ये कहते हो कि आप सही कह रहे हो, तो मैं ये कहता हूं कि आप किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मत फंसिए, आप इतना सा काम कर लीजिए कि रिसर्च कर लीजिए। मैं ज़्यादा क्यों कहूँगा, आप बताइए कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, और तो फिर उस आदमी को प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है कि वो इतना बेवकूफ़ है जब उसे पता है। तो अगर वो फिर भी उसे कर रहा है, और अगर उसे पता है कि इससे अर्थव्यवस्था डूबेगी, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्लान स्ट्रेटेजी है उसको बर्बाद करने की। स्मृति ईरानी को जब शिक्षा मंत्री बनाया था, उसके डिफेंस में उन्हीं भाजपा के लोगों ने लिखा था कि डिग्रियां मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 10वीं फेल आदमी है, नकल मार के कोई 10वीं पास करी होगी तो बात अलग है। तो जब प्रधानमंत्री हमने ऐसा बना दिया है, तो फिर शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बनाने में क्या दिक्कत है? वो तो 11वीं फेल है, कम से कम 10वीं पास तो कर रखी है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़ी हुई है। तब उसके फेवर में भी आए थे, और फिर नई शिक्षा नीति लेकर के आए। और मैं नई शिक्षा नीति का एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, एक लाइन पढ़ रहा था, जिसके अंदर मैं देख के हैरान हो गया कि हे भगवान, ये लोग यहाँ भी अपना षड्यंत्र चलाए हुए हैं। मैं वो लाइन आपको पढ़ के सुनाऊं तो पता चले आपको कि ये तो यार पूरा का पूरा खेलने का पूरा प्लान था। पेज नंबर 9 पे है, ऑल स्कूल चिल्ड्रन शैल अंडरगो रेगुलर हेल्थ चेकअप स्पेशली फॉर 100% इम्यूनाइजेशन इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड विल बी इशूड टू मॉनिटर द सेम। ये पेज नंबर 9 की सबसे आखिरी लाइन है नई एजुकेशन पॉलिसी की, यानी कि स्कूल के अंदर आपके बच्चों को ठोके जाएंगे और रेगुलर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। मैंने डिसाइड किया है कि मैंने अपने बेटे के स्कूल में बोल दिया है कि अगर आपको इसको लगाना हो, कोई टीका, कोई डोज देनी हो, तो आप नहीं लगाएंगे, मैं अपने बच्चे को स्कूल से ही हटा लूंगा, हम तो अपने वाले को अनपढ़ रख लेंगे भैया, हम तुम्हारी पढ़ाई के भरोसे नहीं है। तो ये एक बड़ा खेल था जो समझना था कि स्कूल्स के लिए भी इन्होंने प्लान कर लिया, अगली पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का ये प्लान इनके पास है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअली क्या है, फिर हम एक एक करके इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। और फिर आप देखेंगे कि सरकार का हर कदम उस तरफ जा रहा है। भाई अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस पे सवाल डालिएगा, आप जो इन पे सवाल लिखेंगे, आप इस वीडियो पे जितने भी आपके सवाल होंगे, वो सवाल मैं साथ के साथ इस अगली वीडियो के अंदर मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकता है कि मैं 3 वीडियोस बनाऊं, आगे 2 वीडियोस या 3 वीडियोस, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा प्लान समझा देता हूं, वो वीडियो गायब हो जाएगी। डॉक्टर तरुण कोठारी ने आज सुबह वीडियो डाली थी, 2 घंटे में उनकी वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर इसका तोड़ हमने ये सोचा, हमने जब देखा, बात की कि यार ये तो पूरी बात को समझने ही नहीं दे रहे हैं लोगों को। भाई हम अगर गलत कह रहे हैं तो आप मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम लोगों के ऊपर मुकदमा कर दीजिए ना। लेकिन ये किस चीज के इंतजार में है कि हमारे खिलाफ यूएपीए या एनएसए लगाकर हमको अंदर करने के चक्कर में है। अगर ये इस पेंडेमिक एक्ट में लगाते हैं तो हम इनको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक। तो इनके पास नहीं है कि ये फर्जी वायरस है, फर्जी महामारी है, फर्जी ये ठोक रहे हैं और इससे नुकसान हो रहे हैं, ये हम साबित कर देंगे। लेकिन ये लोग साबित नहीं कर सकते कि ये असल में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम पर ये चीज नहीं करेंगे। तो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि हमसे गलती क्या हो जिससे ये सीधा 2 साल के लिए हमें अंदर कर दें। 2 साल तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसका कोई एफआईआर भी नहीं है, बिना एफआईआर के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों में एकता लाने के लिए डॉक्टर शकील खान ने जो किया उसको अंदर कर दिया।
फिर जो अपना कन्हैया था उसने भी किया, आवाज़ उठाई तो उसके साथ ऐसा ही कर दिया। अब कन्हैया भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गया जा करके कांग्रेस के साथ, जो जिसकी राहुल गांधी की माँ तो ये लेकर के आने वाली थी पूरे खेल को, PHFI को लाने वाली वही थी। लेकिन आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सब चीज़ों को ध्वस्त कर रहे हैं, जैसे पंचायतों के अधिकार छीन लिए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस षड्यंत्र के बारे में कांग्रेस की सरकारों को पता था और वो सरकारों ने लोगों को मजबूत किया। ये मैं बहुत मतलब अब मुझे ये समझ आ रहा है कि वो सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो समझती थी कि WTO के जो बाउंडेशंस हैं वो क्या हैं, जो कर्जा देश के ऊपर चढ़ा हुआ है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक का किस तरह से हम लोगों को बर्बाद करने के लिए हम लोगों के ऊपर कर्जा है देश के ऊपर, तो वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने लोगों को मजबूत कर दिया कि कल को सरकारें उल्टा कोई कदम उठाने लगे तो लोग मजबूत होकर के खड़े हों, आंदोलन करें। और इस सरकार ने आते ही सबसे पहले आंदोलन करने वाले लोगों को ही बदनाम करना शुरू किया कि ये असल में देश के विरोधी लोग हैं, जबकि आंदोलन मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज मैं मानता हूं, ताकि जो गलत लगे उसको खिलाफ बोलें और एक डिसेंट वोट को भी सुना जाए, उसकी भी बात सुनी जाए। तो इसलिए वो वीडियोस पूरी की पूरी अगर हम डालते हैं तो ये हो जाता है, और अगर बात बताते हैं तो 2 घंटे में 3 घंटे भी बात करते हैं तो भी। जैसे मैं अभी रायपुर में जब हम गए तो रायपुर में मेरा एक भाषण लगभग 3.5 घंटे चला, फिर भी 3.5 घंटे के बाद भी मुझे ये महसूस हुआ कि यार और बातें रह गई कहने के लिए। तो फिर टुकड़ों में डालना ही ठीक रहेगा, ताकि ये लोग अगर डिलीट करें तो एक पोर्शन डिलीट हो, वो हमारे पास पड़ा रहे। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो वीडियो जो यहाँ से डिलीट हो जाए वो आपके सिस्टम से भी डिलीट हो जाए। तो इसलिए आप लोगों के पास अगर वो है तो आप अपने पेन ड्राइव्स में डालते रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपका कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो उन्हीं वीडियोस को डिलीट करेगा। तो मैं ये आपको बता रहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा खेल इस तरह का है। और हालांकि मैं इन चीज़ों को समझाता रहा हूँ, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर से मैं वो लिंक्स डाल दूंगा पुरानी वीडियोस के, कि कौन सी वीडियो में मैंने कौन सी बात कही हुई है। तो डिस्क्रिप्शन पे अगर आप नीचे क्लिक करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, खेती के कानून से रिलेटेड भी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बड़े बड़े ग्राहक लोग हैं इनकी भी। आप भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सर्च करिए, उसमें कौन कौन लोग हैं, भारत के कौन से बड़े उद्योगपति हैं, कौन से मुख्यमंत्री उसके अंदर शामिल हैं, किस किस एजेंसी के डायरेक्टर CEO उसके अंदर शामिल हैं, वो भी आप पता करिए, ताकि आपको पता रहे कि इन लोगों को तो इस पूरे षड्यंत्र का पता है। क्योंकि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल कर रही है आज के दौर में। तो अखबारों में जो अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से कुछ भी आता है तो इसका मतलब ऐसा करने का वो प्लान कर चुके हैं और सरकारें उनकी गुलाम हैं। आज सरकार उनकी गुलाम है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना प्राइवेट NGO बना लिया है PM केयर्स के नाम से, वो अपना नया अपना जहाज ले लिया है, अपना महल बना रहा है, वो अपना सब कुछ वो काम कर रहा है कि रजवाड़ों वाला टाइम आने वाला है, वो ऐसा महसूस कर रहा है। तो आने वाले वक्त में वो कैसे कंट्रोल करने वाले हैं ये तो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर बारिश से बचना है तो उससे पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में वो लोग क्या करने वाले हैं ये पता होगा तो आप लड़ाई को आगे फर्दर लड़ पाएंगे। तो मैं आज सिर्फ हेडिंग्स बताऊंगा कि उनके क्या क्या प्लान्स हैं। फिर आने वाले आप इस वीडियोस में कमेंट में क्वेश्चंस डालेंगे तो मैं अपनी इनकी डिस्क्रिप्शन जो अपने पॉइंट्स हैं इनके डिटेल और प्लस आपके सवालों के जवाब मैं अगली वीडियो में या अगली वीडियोस में मैं डाल दूंगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। क्योंकि जानकारी रखना अपने आप में आज एक बहुत बड़ा हथियार है। आपका डेटा देखो किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, खेती का भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फैमिली ID बना के आपके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके एक एक ऑनलाइन क्लिक का भी इनको मालूम होता है। तो डेटा आज के टाइम में बड़ी चीज है एंड दिस इज द बिगेस्ट वेपन आज के दौर में। तो इसलिए ये समझना होगा कि दुनिया के कुछ एलिट्स जो हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का प्लान बना रहे हैं, इसी को ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं और इसी के लिए ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर एक सरकार हो
तो सारी दुनिया की एक ही सरकार होगी, वही लोग बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या कहाँ रहना है, कहाँ रहोगे, कितना खाओगे, कितना खर्च करोगे, वो भी आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अगर ये ले लिया है, आप अगर चुपचाप सड़क पे चलते हो, आप विरोध नहीं करते हो, आप ज़्यादा नहीं मांगते हो, वो फिर कैशलेस दुनिया हो। मान लो कल को ऐसी कोई महामारी आ जाए जो कहे कि नोट से ही फैलती है, ये कागज़ से ही फैलती है, मान लीजिए, तो ये कहेगा कि वो, जैसे आप याद हुआ आपको कि जिस टाइम पे ये नया नया आया था गुजराती वायरस, तो उस वक्त आपने देखा था कि कागज़ पे इतनी देर, पेपर उस पे, कपड़े पे इतनी देर, कांच पे इतनी देर, लोहे पे इतनी देर, मेटल पे, है ना, प्लास्टिक पे, तो सब आया था उसके ऊपर ना, हवा में कितनी देर सस्पेंडेड रहता है। तो कल को ये कहेंगे सिर्फ कागज़ पे फैलता है, तो मतलब नोट बंद करने पड़ेंगे आपको। नोटबंदी का एक्सपीरियंस आपको पहले हो चुका है, बैंकों का मर्जर लगातार हो ही रहा है, तो बैंक बंद ही हो जाएंगे जब नोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ डिजिटल होगा। और डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए सरकार ने एक कमेटी पहले से ही बना रखी है, क्योंकि सारे काम करने के लिए भारत के संविधान में ये मेंशन्ड है कि तुम ऐसा करना होगा तो ये करना होगा। तो पहले इन्होंने नीति आयोग बनाया था इस काम के प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, योजना आयोग को इसलिए बंद किया गया था। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि योजना आयोग में पुराने लोग भी थे, इंटेलिजेंट लोग थे, तो पूरे षड्यंत्र को लोगों के सामने रख देते, तो इसीलिए पूरा का पूरा आयोग भंग करके इन्होंने नीति आयोग बना दिया, और उसका खुद चेयरमैन बना, खुद चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री बना दिया, और उसका डायरेक्टर अभी अमिताभ कांत है। वो तो ऑलरेडी बोल चुका है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। तो जो डिजिटल करेंसी लाने के लिए पूरा का पूरा खेल चल रहा है, और एक ही करेंसी होगी पूरी दुनिया की, और वो सोशल क्रेडिट के बेसिस पर मिलेगी। इसी तरह से आप और हम जैसे लोग जो विरोध करेंगे, हमारे लिए CAA और NRC के नाम पे जो इन्होंने डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे, वो आपको याद ही होगा। फिर पुलिसिंग और मिलिट्री के लिए भी, मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर इनको, क्योंकि जब पूरी दुनिया की एक ही सरकार होगी तो फिर बॉर्डर्स होंगे ही नहीं, और बॉर्डर्स नहीं होंगे तो फिर मिलिट्री की भी ज़रूरत नहीं होगी। और मिलिट्री को भी कंट्रोल करने के लिए कि कहीं मिलिट्री और पुलिस के अंदर ना कू हो जाए, मतलब कोई विद्रोह हो जाए, तो इसलिए उन्होंने वहाँ उसके लिए रोबोट्स लाने का प्लान है। तो रोबोट्स कंट्रोल करेंगे, और ये बड़ा नॉर्मल है कंप्यूटर की दुनिया में कि रोबोट्स काम कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, हर काम। अमेजन का जो अमेरिका वाला जो बड़ा स्टोर है जहाँ से सब कुछ ऑनलाइन चलता है, वहाँ पे 1500 कर्मचारी जहाँ काम करते होते थे, वहाँ आज 100 भी कर्मचारी नहीं है। जहाँ हज़ारों में काम करते होते थे, वहाँ मतलब सैकड़ों में काम करते हैं। तो ये समझने वाली बात होगी। तो पूरी दुनिया के बैंक भी एक हो जाए, मिलिट्री भी एक हो जाए, सारा खेल अगर एक हो जाए, तो हर देश की संप्रभुता को ख़त्म कर दिया जाए। स्टेट्स जैसे अपना देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यूनियन स्ट्रक्चर में मतलब ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, स्टेट की सरकार है, फिर केंद्र की सरकार है। ये बहुत सोच समझकर कॉम्प्लिकेशन बनाया था बाबा साहब ने, और जो संविधान के अंदर जो दिया था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी जो हर कदम पर लोगों को, नेताओं को कंट्रोल में रखती होती थी। आज हर जगह इन्होंने अपने आदमी बिठा करके इन सारी संस्थाओं को ख़त्म करने का प्लान किया। CBI की साख को ख़त्म करना हो, चाहे जुडिशरी को ख़त्म करना हो, चाहे पुलिसिंग को की इमेज ख़राब करनी हो, बैंकों की इमेज ख़राब करनी हो, सरकारी कर्मचारियों की हो, रोडवेज की हो, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरी इमेज को ख़राब करना, पॉलिटिशियंस की ही इमेज ख़राब करना, मतलब ये पूरा का पूरा इसी तरफ लेकर के जा रहा है कि हम लोग ग्राम पंचायत का कंसेप्ट को ही भूल जाएं। अभी ग्राम पंचायत के अंडर में जितनी ज़मीनें हैं उन सबको बेचने का प्लान कर दिया, स्कूल बेच दिए। जब गांव में कोई चीज़ ग्राम पंचायत के अंडर रहेगी ही नहीं तो ग्राम पंचायत की क्या ज़रूरत है, फिर जिला परिषद की क्या ज़रूरत है, फिर ब्लॉक समिति की क्या ज़रूरत है, फिर स्टेट की सरकार की क्या ज़रूरत है, और फिर केंद्र। मतलब नीचे से ध्वस्त करते हुए सब कुछ खत्म करते करते ये लोग उस कंट्रोल को अपने हाथ में चाहते हैं। इसीलिए इससे पहले कि मुझे बहुत पहले भी मेरे एक मित्र ने कही थी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आखिरी दौर है जब इसको हम लोग बचा सकते हैं। 24 के चुनाव से पहले तो आप लोग खड़े हो गए तो बच जाओगे, नहीं तो 24 के चुनाव भी मुझे नहीं लगता कि होंगे। तो
प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी सारा का सारा कानून खत्म होने वाला है। आप आंदोलन नहीं कर पाओगे, भीड़ में जाओगे तो आपके, अभी तो इन्होंने कानून बनाए हैं, जैसे यूपी में बनाया, अपने हरियाणा में बना दिया कि आप अगर आंदोलन करते हो तो उस आंदोलन में जितना भी नुकसान होगा, चाहे पुलिस वाले ही उन जीपों को तोड़ें, उन मोटरसाइकिल को तोड़ें, चाहे आग लगाएं किसी बस को, तो भी जिसने ये आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया था उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो ये सारा का सारा आप समझिए कि बिजली भी इनके हाथ में, पानी भी इनके हाथ में, रसोई गैस भी इनके हाथ में, पेट्रोल डीजल भी इनके हाथ में, ट्रांसपोर्ट भी इनके हाथ। ट्रांसपोर्ट भी आप प्राइवेट कार से नहीं जा पाओगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक कानून है कि आप ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो, तो इसलिए आपके जो वाहन हैं वो बंद हो और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कारें जो कि सरकारी होंगी वो चलेंगी, ये नहीं चलेगा सब कुछ। तो जो सरकार जिनको परमिट कर देगी, सरकार द्वारा परमिट गाड़ियां ही चलेंगी, या तो उनकी हो या सरकार द्वारा परमिट, वो भी उन्हीं लोगों की होंगी। तो एवरी टाइम आपको मॉनिटर किया जाएगा, बसों के अंदर कैमराज होंगे, आपके शहर में कैमराज लगे हुए हैं, आपके हर चौक पर लग रहे हैं, 5G के ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स लग रहे हैं। तो आपको जो मतलब कल को जो ये इसके थ्रू जो आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, ये आपके ब्रेन तक पहुंच के आपके ब्रेन को कंट्रोल करे, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना, आप नपुंसकी हो जाएंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। फिर इवन जॉर्जिया के अंदर जो स्टोन है वहाँ तो लिखा भी हुआ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल है कि सारी पॉपुलेशन को 50 करोड़ पे लेकर के आना है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को। और बिल गेट्स बहुत पहले बोल चुका है कि 75% पॉपुलेशन जो है वो यूजलेस ईटर है, तो उसको तो मर ही जाना चाहिए। तो जितने ये लोग हैं, दुकानदार हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो करके पूरा का पूरा खेल चलेगा। एक ये मैंडेट के थ्रू ये आपके साइकोलॉजिकली आपको तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप अगर ये सरेंडर कर देते हैं इस बात के लिए कि लोगों को, जैसे आज सबसे पहले किनको टारगेट किया जा रहा है, आपको राशन नहीं मिलेगा, रसोई गैस नहीं मिलेगी आपको, यानी कि जो सबसे गरीब तबका है, जो अकेला पड़ा हुआ है, वो वहां पर अभी आवाज नहीं उठा पा रहा, क्योंकि उसको बेचारे को 2 किलो अनाज के लिए, 5 किलो अनाज के लिए उसको जिंदा रहना है, काम धंधा उसका खत्म कर दिया, तो अनाज लेने के लिए उसे वो लगवाना पड़ेगा। ये आने वाले वक्त किस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है। तो आप समझिए कि आपकी जरूरत की चीजों के लिए भी अगर ये मैंडेट कर देंगे, दरवाजे पर एंट्री के टाइम पे अगर आपने लिया हुआ है, वो बारकोड से चेक करेंगे, RFID आ जाएगी, आपका हेल्थ स्टेटस चेक होगा, अगर आपने वो लिया हुआ है, आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको एंटर करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो सोचिए कि आपको भी किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। आपकी जरूरत की सारी चीजें जब ये इनके हाथ में होंगी तो तब क्या होगा। तो सोचिए, आप लोग अपने आप से समझ जाइए। आपको आधार कार्ड नहीं बनवाया था, इसीलिए झारखंड के और बिहार के अंदर मौतें हुई थी, आपको पता होगा। मेरे फेसबुक पर आज से 5 साल पहले की, 4 साल पहले की भी वो खबरें आज भी कनेक्टेड हैं कि आधार कार्ड नहीं था इसलिए राशन नहीं मिला, इसलिए भूख से मर गए। तो कल को ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर आपने डोज ले रखी है कि नहीं ले रखी है, इसका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी आप मरोगे भूखे, और ये मारेंगे आपको। और उस वक्त मैं बोला करता था कि यार उनके लिए बोलिए, गरीबों के लिए। तो आज आपके गांव में अगर राशन वाला, डिपो वाला अगर ये प्रेशराइज कर रहा है किसी गरीब आदमी को, तो 5 आदमी जाकर के हर मोहल्ले से वहां खड़े हो जाइए और उससे पूछिए तेरी क्या हिम्मत है, तू रोक रहा है वहां। तब तक उसका कुछ काम मत चलने दीजिए जब तक कि वो वहां कोई बड़ा अधिकारी ना आ जाए, और आप पूछिए कि ये गैर संवैधानिक है। आप ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों के अधिकारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो? किसी ने कोई डोज ले रखी है कि नहीं ले रखी है, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है, आपके शरीर पर आपका अधिकार है कि आप लेना चाहें कि नहीं लेना चाहें, उसको जबरदस्ती की जा रही है और उस मैंडेट में तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है। तो जो जागे हुए हैं वो लोग वहां जाकर के, अरे चाहे आपने लेना है, आप समझते हो कप के लेने से दिक्कत होगी तो आप लीजिए, लेकिन ऐसा मत फैलाइए ना गंद की उनकी वजह से कुछ होने वाला है। अब तो सबको पता चल गया सारा कुछ फ्रॉड था, अब तो खड़े हो जाइए, अब तो किसी नए वायरस के चक्कर में मत फंसिए यार। अब तो समझिए 5G का जितना हो सके उतना विरोध कीजिए, क्योंकि 5G
एक ऐसी चीज है जो मतलब आपकी हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज अ वेपन बेसिकली। 5G इज अ वेपन, इट्स अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। आज से पहले अगर आप 6G 7G, जैसे कुछ महान लोग क्या करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि दूसरे देशों में 6G 7G भी चल रहा है। आप 6G ले आइए, आप 7G ले आइए, आप 4G से नीचे काम करिए, 5G नहीं बस। क्योंकि 5G बेसिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ये टारगेट बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यानी अगर ये सिर्फ जैसे बाकी की टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, अगर आप रेडिएशंस बढ़ाते हैं तो पूरे एरिया की रेडिएशंस बढ़ती हैं, घटाते हैं तो पूरे एरिया की रेडिएशंस घटती हैं, तो एक लिमिट है। और रेडिएशंस के बारे में 2010 के बाद इंडिया में कोई नई पॉलिसी भी नहीं आई है, जो कि उस टाइम पे तो सिर्फ 2G स्पेक्ट्रम हुआ करता था। तो सिर्फ 2G से रिलेटेड हमारे पास रेडिएशन से रिलेटेड वो हैं गाइडलाइंस हैं। उसके बाद तो गाइडलाइंस भी नहीं है कि कौन सी रेडिएशन से कितना नुकसान। रेडिएशन से रिलेटेड कोई रिसर्च नहीं है अपने इंडिया की 2010 के बाद की। तो हमारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा आने वाले वक्त में कि वो कितने खतरनाक रेडिएशन से एक्सपोजर उनको हो रहा है, और उनके बच्चों की जिंदगियां डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल हो सकता है, कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपके शरीर को इन रेडिएशन से, 2G से, 3G से, 4G से, और अब 5G। तो 5G तो बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी मार सकते हैं। भाई 0.1 से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कम हैं तो आपके लिए वो हार्मफुल इतनी नहीं है। 0.4 से ऊपर जाते ही तो मर जाते हैं लोग बाग। तो आप सोचिए कि वो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है 5G की, तो कि अगर मेरा फोन की फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएशंस बढ़ा दी जाए और मैंने कान को लगाया हुआ है तो मतलब उसी टाइम ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। और जो दूसरी लहर में आपने लोगों के गले सूखते हुए देखे होंगे, करंट लगते हुए देखे होंगे, लो फील कर रहे थे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो मरूंगा, मैं तो बचने वाला नहीं हूँ, कुछ नहीं रखा है लाइफ में, और जो डर का माहौल था, जो दिल घबरा रहे थे, वो सारा का सारा इसी का असर था। तो दवाइयों का और 5G का ये बहुत बड़ा खेल था। इसके खिलाफ भी आपको लड़ना होगा। प्राइवेट हाथों में आपके बच्चों की एजुकेशन जा रही है, तो ये मत सोचिए कि आपने प्लॉट बनाया हुआ है तो वो प्लॉट बेच के आप अपने बच्चे की एजुकेशन सिक्योर कर लेंगे। कॉरपोरेशंस आपको जीने नहीं देने वाली हैं, तो इन कॉरपोरेशंस के खिलाफ आपको लामबंद होना ही होगा। बात अलग है कि आपको समझ में कब आएगा। हम 2014 से आपको बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी की शिक्षा मंत्री बनाते ही मैंने बोला था कि एजुकेशन का भट्ठा बिठाने वाला है, तो वो आपने आज देख लिया। आज 7 साल में आप एजुकेशन का भट्ठा बैठते हुए अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से अपने सामने देख रहे हैं। बहुत जल्दी बाकी कॉरपोरेशन, बाकी चीज़ों का भी मैं बता रहा हूँ आपको। टेलीकॉम का हो गया, रेलवे का हो गया, एयर इंडिया का हो गया, भेल, हेल, सेल, रोडवेज, सड़कें, टोल और प्लेटफॉर्म्स, पटरियाँ, कोयला इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर सरकार का नियंत्रण रहा हो, क्योंकि सरकारें धीरे 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 आपके हाथों से सब कुछ ले रही हैं, सब कुछ, और उन्हीं कॉरपोरेशंस को दे रही हैं जो कॉरपोरेशंस चलाने जा रही हैं। अंबानी अडानी आपको लगता है इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अंबानी अडानी और जितने ये नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेणी, माल्या, मोदी, नीरव मोदी टाइप के जितने भी और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों के धंधों में बिल गेट्स एंड रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड की इन्वेस्टमेंट है। तो फायदा अगर इनको हो रहा है तो मतलब उनको हो रहा है। तो बड़े खिलाड़ी वही हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों की लड़ाई को लड़ते हैं या चुपचाप उनको बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखते रहेंगे और कोसते रहेंगे, कभी मुसलमानों को, कभी राजपूतों को, कभी जाटों को, कभी यादवों को, कभी पटेलों को। ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके का खेल चलता है, ताकि आपके अंदर ये फीलिंग दे दी जाए कि वो नहीं बर्बाद कर रहे, ये बर्बाद कर रहे हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा दुश्मन है,
मतलब जो आपका साथी बन सकता है, जो आपका दोस्त है, जिसके साथ आपको रहना चाहिए, वो आपको यकीन दिलाते रहेंगे कि ये आपका दुश्मन है, जबकि असली दुश्मन वो कहीं और पीछे ही खड़े खड़े आपकी जिंदगियों को बर्बाद करने की योजनाएं मिलकर बना रहे होते हैं और आपको लूट रहे होते हैं। और आप लूट रहे होते हैं, आपको लूट कोई और रहा होता है, लेकिन आप गालियां किसी और को दे रहे होते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है कि ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं इन सारे मुद्दों पर एक एक चीज़ पे चर्चा करूंगा। तो आप लोग अपने सवाल इसमें लिख डालिए और बातें लिख डालिए जितनी भी आप लिखना चाहें, तो मैं कमेंट पढ़ के फिर आपको इनके जवाब भी दूंगा और अभी वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। तो फिर कुछ प्रोग्राम्स हैं पब्लिक के 4-5 दिन, तो अभी हो सकता है कि मैं कोई वीडियो डालूँ ना, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ कम से कम आपको 8 बजे एक वीडियो मिल जाए शाम को, क्योंकि 8 बजे के बाद का टाइम है आपके पास होता है देखने के लिए। तो जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर कबाड़ आप देखते हो, उससे ज़्यादा बढ़िया है आप अपने काम की खबरें देख लीजिए जो ये कर रहे हैं। अगर वो कोई खबर आती है तो मैं वो नोट करके शाम को एक छोटी सी वीडियो डाल के आपको दे दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप जानकारी में रहें, बजाय इसके कि किसी आपको मैं इन्फॉर्म ही करूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन ही दूंगा और उसमें से आप अपने काम की चीज़ें आप डालते रहिए। सर्वेलेंस स्टेट बनने जा रहे हैं, उसके आप हिस्सा बनने जा रहे हैं और सब कुछ इनके कंट्रोल में होने जा रहा है। तो आप कैसे बचेंगे ये आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आप कितनी शिद्दत से साथ आकर के एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। अगर आपने कोई संगठन बनाया हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आप इन बड़े एलिट से लड़ते हो, इस संगठन अपने भूल करके आप एक नया कोई संगठन आप भारत के वर्ष का बना लीजिए। मैं अपने संगठन को भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ मैं सबको ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं रखा संगठन के नाम में। इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में किसान बैठे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा करके इन्होंने बोर्ड बना लिया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हम लोगों को भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ कोई नया बोर्ड बनना चाहिए। उसका नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या नाम होना चाहिए उसका, और उसका एक झंडा हो और उसका कोई हेड ना हो, सभी उसके मेंबर्स हों, सिर्फ वो जितना भी हो सके वो उसके लिए बन जाएगा, किसी भी तरह से हम प्लान कर लेंगे। बट संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एक झंडा जारी कर दीजिए संयुक्त किसान मोर्चा का, जो ताकि सभी के सभी जो लड़ने वाले लोग हैं वो अपना एक झंडा इस्तेमाल करें और सबसे बेहतर रहेगी ये चीज़। अगर आपने दोनों झंडे यूज़ करने हैं तो पहले संयुक्त किसान मोर्चा का और नीचे अपने संगठन का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा बुलंद रहे। इसी तरह से हमारा कोई एक ऐसा संयुक्त झंडा बने या कोई ऐसा बैनर, तो किसी एक बैनर के नीचे हमें काम ना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि मैं क्यों उसके संगठन के नीचे काम करूं। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल करके अभी केवल अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ें कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं, हम अपनी संपदाओं को कैसे बचा सकते हैं और अपने बच्चों को गुलाम होने से कैसे बचा सकते हैं। रेडिएशन फ्री जोन बनाने की कोशिश कीजिए, टावर्स को अपने गाँव से, अपने एरिया से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट केबल ब्रॉडबैंड वाला इस्तेमाल करिए और केबल ब्रॉडबैंड वाला इस्तेमाल करिए। जितना हो सके इंटरनेट ख़त्म, अपने आसपास से टावर्स ख़त्म कर दीजिए, मोबाइल्स बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। मोबाइल नेटवर्क ख़त्म करने का करे बिना आप लोग नहीं बच पाएंगे।